आज हम यहाँ मौजूद हैं मोहम्मद करीम साहब के घर पे, जो फार्मास्यूटिकल की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। हम इनसे पूछेंगे कि उन्होंने इस मकाम तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करी, क्या क्या स्ट्रगल्स करी और अब वो कैसा महसूस करते हैं। जी करीम साहब, कैसे मिजाज हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है जी। करीम साहब, कौन से सन में अमेरिका आना हुआ? मैं आया था जी 1999 में, फरवरी के महीने में आए थे। अपने अंकल के साथ आए थे कि उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की तो हमें इधर लाने के लिए। बेसिकली पाकिस्तान में भी बड़ा ड्रीम था अमेरिका जाने के लिए, अक्सर लोगों का हुआ करता है। जी जी। पढ़ाई में काफ़ी लगन थी तो अंकल ने ये ड्रीम पैदा किया था। लाइक जब मैं FSC कर रहा था तब से होप चल रही थी कि मैं बैरून मुल्क अमेरिका चले जाऊँ। जी जी। खाली अमेरिका का ही था या कोई कभी सोचा कि चले बरतानिया चले जाऊँ, या किसी और मुल्क का सोचा कि बस किसी भी तरीके से पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते थे, या सिर्फ अमेरिका ही आना चाहते थे आप? नहीं, ड्रीम तो अमेरिका ही था, लेकिन एक दफ़ा नाकाम हुए तो फिर उसके बाद था कि चलो कहीं और यूरोप के मुल्क में ही चले जाते हैं। अच्छा, वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो चुका था? हाँ जी, एक दफ़ा। जी जी। अच्छा। फिर चाचू ने कहा कि नहीं, मैंने तुझे उधर अमेरिका ही जाना है क्योंकि तुम काफ़ी स्मार्ट लगते हो, तो इंशाल्लाह एक दिन जब जाओगे ना तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। तो 1999 में आप? जी जी, फरवरी में आप अमेरिका दाखिल हुए? जी जी। अच्छा, तो जब आप अमेरिका आए तो पाकिस्तान में आपकी क्या तालीम थी? जब पाकिस्तान में BA कर रहा था, BA के एग्ज़ाम देने थे तो एग्ज़ाम वहीं के वहीं छोड़ दिया और अमेरिका जो है वो रवानगी का ड्रीम था, तो मैंने कहा चलो इसको कैच करते हैं, इम्तिहान तो देना होगा तो बाद में भी जी जी दे लेंगे। सही। अच्छा, तो अमेरिका जब चाचू के यहाँ पहुँचे तो पहला दिन जो है वो अपने अंकल के यहाँ गुजारा, अंकल के घर ही आके रिहाइश इख्तियार करी आपने? जी जी। मोस्ट लाइकली अंकल के घर ही रहते रहे स्टार्टिंग में। अच्छा। वो करीम साहब, क्या तासुरात थे आपके दोस्तों के, आपके अहबाब के, जब आप अमेरिका के लिए रवाना होने जा रहे हैं? एक्चुअली हमारे फैमिली में सबको बड़ा शौक़ था कि मेरे जो छोटे बड़े भाई और उनसे बड़े थे ना, वो सब ने बहुत ट्राई की तो नहीं पहुंचे थे, तो मेरे ऊपर ही उनकी होप थी। तो हमारे सारे रिश्तेदार इकट्ठे थे, आई रिमेंबर के सारे दोस्त इकट्ठे थे, और 2-3 बड़ी वैन जो हमने बुक कराई थी एयरपोर्ट जाने के लिए। तो और स्पेशली हम आई रिमेंबर कि हम कब्रिस्तान गए, उधर अब्बू जो है ना वो दादा की कब्र पे गए थे उधर दुआ करने के लिए, अल्लाह ताला इनको खैर खैरियत से पहुंचाए। तो तासरात माशाल्लाह बड़ी खुशी थी कि जा रहे हैं, और सारे दोस्त भी खुश थे कि चलो यार इनकी फैमिली में कोई एक आदमी। कितने अफराद आपको एयरपोर्ट छोड़ने आए थे? अफराद तो काउंट तो नहीं किए, लेकिन 2 वैन्स थी जिसमें ना ऑलमोस्ट अराउंड 40 लोग होंगे हमारे रिश्तेदारों के, इसमें हमारे। हाँ जी जी जी। और आई रिमेंबर उस वक्त सुबह का टाइम था, 2:45 पे फ़्लाइट थी, तो मैं सारी रात सोया नहीं था इस खुशी में कि जहाज़ में ही जाके सुकून से सोएंगे। यही था, बहुत बड़ा ड्रीम था। जहाज़ में भी यही सोच रहा था कि पहुंचूंगा तो इंशाल्लाह मैं भी अपनी स्टडी भी जारी रखूंगा और जितना हो सके काम भी करना है, क्योंकि पीछे जो हालात थे, हम मिडिल क्लास फैमिली के थे, तो इस पीछे भी इतना कोई अमीर फैमिली से नहीं थे, तो इसलिए ये सारे ड्रीम थे कि उधर जाके काम भी करना और स्टडी भी करनी है। और दुआएं मांगता रहा था जहाज़ में कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से पहुंचाए और उधर जॉब्स वगैरह का जल्दी में हो जाए, यही ड्रीम था। वेदर का बड़ा प्रॉब्लम था, जब उतरा तो बहुत सर्दी थी, कोट वगैरह भी नहीं लाए थे। तो ये वेदर का इतना सुना नहीं था कि इधर इतनी सर्दी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त ऑलमोस्ट लाइक गर्मी शुरू होने वाली थी, तो इधर ऑलमोस्ट सर्दी थी, तो स्नो का दिन था। तो ये कि जैकेट वगैरह भी नहीं थी, तो घर पहुँचे तो, और स्पेशली जब उतरे तो देखा इतनी गाड़ियाँ, पहली दफ़ा देखी मैं, तो बड़ा हैरान हो गया कि इधर तो लोग कम होंगे, गाड़ियाँ रोड पे नज़र आ रही। एयरपोर्ट से मुझे याद है मेरे कज़न आए थे शबाज, और साथ में अब चाचू की एक दोस्त थी डेल उसका नाम था, तो वो लेने आए थे एयरपोर्ट पे। माशाल्लाह बड़ी देर से वेट कर रहे थे, तो जो ही उतरे तो सीधा घर गए, और आंटी भी इधर थी, उन्होंने खाना वगैरह बनाया था, वो भी बड़े खुश थे।
वेट कर रहे थे इस मोमेंट का कि हमारे घर से भी कोई आए, क्योंकि चाचू लोगों की सारी फैमिली इधर ही थी, तो उन्होंने ही बुलाया था, तो उनका भी ड्रीम था कि जल्दी से पहुँचे घर पे। तो माशाल्लाह उधर पहुँचे तो हर चीज़ खाना शाना तैयार था। तो करीम साहब फैसलाबाद से चले, न्यूयॉर्क भी पहुंच गए, यहाँ की सर्दी भी देख ली आपने, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी देख ली आपने, घर भी पहुंच गया और घर का खाना भी खा लिया। वही खाना मिला आपको जो पाकिस्तान में आपके घर पे मिला करता था। फिर नौकरी कैसे शुरू करी आपने? नौकरी का इधर जो पाकिस्तान में सुना था वो इधर तो टोटली अपोजिट निकला। मैं तो यही समझ रहा था कि जो ही जाऊंगा तो नौकरी उधर इंतज़ार कर रही होगी। तो इस ऑलमोस्ट मुझे 3-4 माह लगे हैं जॉब ढूंढने में। आई रिमेंबर कि 2 हफ्ते बाद मुझे चाचू ने एक फोस्टर पे एक स्टोर था, तो चाचू ने 4-5 दोस्तों से बात की थी कि मेरा भतीजा है, पढ़ा लिखा है, तो उसको जॉब चाहिए। तो उधर ये है व्हाट्सएप का स्टोर था, बिस्मिल्लाह ग्रॉसरी, तो उनको कोई काउंटर पे कोई चाहिए था। तो चाचू ने बात की तो मैं उधर बस लेके गया, तो ऑन टाइम पहुंच गया। तो मुझे वो जब उधर पहुंचा तो मुझे कहते हैं कि ये अपनी वर्दी चेंज करो, नीचे जाओ। ये लफ्ज़ सुन के तो मैं तो शॉक हो गया कि कि ये मुझे कह रहा वर्दी चेंज करो, क्योंकि पाकिस्तान में मैं हॉस्टल में रहा था, उधर सीधा इधर आया हूँ हॉस्टल से ही। उधर की लाइफ जो थी वो तो कभी उधर कपड़े वगैरह भी नहीं धोते थे, सब कुछ पका पकाया मिलता था। तो मुझे जब उसने कहा ना कि कपड़े उतार गया हो, मैं मतलब उसने कहा कि वो जो जैकेट होती है ना, ये जो सब्जियों वगैरह ठीक करने वाले पहनते हैं, तो मुझे उसने बोला कि वो जाओ पहन के आओ। मैं नीचे गया तो बड़ा सोचा मैंने, यार ये तो मुझे पता नहीं किस टाइप का समझ रहा है, हालांकि गया तो काम के लिए था। तो वो मैंने चेंज करके ऊपर आया तो मुझे कहता है ये माप पकड़ो, माप लगाओ ना। तो मैं तो और शॉक हो गया कि यार ये कौन सा अमेरिका आते ही ये इस तरह की जॉबें तो मैंने सुना भी नहीं थी कि इस तरह की मिलेंगी। तो मैंने उसको बोला कि यार मैं आज ना जॉब के वैसे मूड में नहीं आया था, तो मैंने कहा यार मैं कल आऊँगा। तो चाचू मुझे ड्रॉप करके गए थे, वो अभी घर पहुँचे नहीं थे, वो उससे पहले घर पहुँच गया था। मैंने कहा कि चाचू मैंने इस तरह की जॉब नहीं करनी। तो फिर उसमें चाचू ने क्या कहा आपको? चाचू ने यही बताया कि बेटा ठीक है। चाचू ने माइंड नहीं किया, उसको पता था कि ये जिस मॉल से आया ना, तो इधर मतलब अभी बच्चा भी है, तो इसको या कभी और फोर्स करूँगा ना तो हो सकता है ये गिव अप करके वापस चला जाए। तो मुझे उसने कहा ठीक है बेटा रिलैक्स करो, अभी कुछ और देखते हैं जॉब। मैंने और भी, चाचू ने कहा मैंने और भी 4-5 दोस्तों को बोला फिक्र ना करो। तो थोड़ा सा फिर दोबारा होप हुई यार ये जो पाकिस्तान में सुनते थे वो वाला अमेरिका तो नहीं नज़र आ रहा। उसके बाद जब चाचू ने कहा कि रिलैक्स करो कोई नहीं और मिल जाएगी, तो मैं फिर 1-2-3 और जगह थी, उधर रोज़ाना जाके खड़ा होता था। ये कुनिया लैंड पे गैस स्टेशन है, साथ में हार्डवेयर का स्टोर है, मैं उधर खड़ा हो जाता था। तो ना एक दिन मैं वो मालिक को बोला कि यार मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो उसने कहा चलो इधर ना एक कंस्ट्रक्शन वाला आता, उसको बंदा चाहिए। वो बेचारा मुझे ले गया दिन के टाइम ना, तो जो मुझे जॉब पे ले गया तो मुझे ना जब अमेरिका नया आया था तो मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम शुरू हुआ था। तो बेचारे ने मुझे उधर भी छोड़ा ही है, तो मुझे माइग्रेन शुरू हो गया। तो मैं पूरा दिन उसकी कोई हेल्प नहीं कर सका। वो बेचारा उल्टा मेरे लिए ना दवाई वगैरह लाया और लंच कराया उसने। तो मुझे उसने बोला कि रिलैक्स करो कोई बात नहीं। शाम को जब मैं घर गया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जॉब तो यार मुझे मिल गई थी, लेकिन ये बैड हैपन हो गया। तो रात को मैंने रिलैक्स किया, सुबह मैं दोबारा उसके पास जॉब लेने गया तो वो बेचारे ने मुझे $80 दिए। तो मुझे हाथ जोड़े उसने, कहता बेटा ये तुम्हारे पास की बात नहीं, कोई और जॉब ढूंढो। वो कंस्ट्रक्शन की दिहाड़ी वाला? जी हाँ जी, कंस्ट्रक्शन दिहाड़ी। फिर उसके बाद मैं काफ़ी जगहों को खुद ढूंढ, चाचू ने कहा कि यार तुम खुद ढूंढो जहाँ पे तुम्हारा दिल करता है ना, मतलब तुझे खुद भी पता लगे कि। फिर ये था कि हर रोज़ ढूंढनी जा,
स्टोरों पे जाना। फिर उसके बाद एक मैं खुद जॉब ढूंढी थी, सरदार था वो, तो उसने कहा कि मुझे ना काउंटर के लिए जॉब चाहिए जिसको लाटो भी चलाना आती हो और ये कैशियर रजिस्टर भी चलाना होता हो। तो मैंने कहा यार मुझे आता नहीं लेकिन मैं सीख लूँगा। तो मुझे 2 हफ्ते उसने ना ट्रेनिंग में ही लगा दिए, वो बाहर की सफाइयाँ भी कराई। उस तब से मुझे हो गया था कि यार इधर जब तक आप ना वो करोगे नहीं इस तरह का काम ना तो काम नहीं चलेगा, मतलब कोई भी आपको जॉब नहीं देगा। तो मैंने उस वक्त बड़े दिल लगा के ना जॉब की थी, सफाई भी करना, सब कुछ करना। लेकिन 2 हफ्तों में मुझे ना चाचू ने एक मैनहट्टन में बोला हुआ था किसी गैस स्टेशन पे कि हमारा एक भतीजा पढ़ा लिखा है तो उसको ना जॉब चाहिए। चाचू को कॉल आई ना उन लोगों की, तो उन्होंने कहा कि आपने इधर नंबर छोड़ा हुआ था तो वो जो लड़का जॉब ढूंढ रहा है ना कल उसको भेज दो, फलां वो फार्मेसी थी। तो मैं गया हूँ मालिक के पास, तो उसने पूछा कि इंग्लिश आती, हालांकि इस वक्त इतनी आती भी नहीं थी। तो मैंने कहा जी आई कैन स्पीक, उसको थोड़ा ना शो अप कराया कि आती। अच्छा। तो उस पहले दिन ही उन्होंने मुझे ना काउंटर पे खड़ा कर दिया। अब उधर मैनहट्टन में तो ज़ाहिर बात देसी लोग तो इतने होते नहीं थे, तो तकरीबन 1 हफ्ते में ना अल्लाह का करम था, मैंने थोड़ा सा पिक कर लिया। मतलब उनको फील भी नहीं होने दिया कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। करीम साहब वो जिसने 2 हफ्ते आपको कहा कि मैं तुम्हें 2 हफ्ते की ट्रेनिंग दूंगा और आपसे बोला ये सफाई भी करो ये भी करो सारे काम, वो जो उसने ट्रेनिंग दी उसकी कोई उजरत उसने आपको दी 2 हफ्ते काम करवाने की? हाँ, आई रिमेंबर मुझे उसने कहा था कि आप जो ही ट्रेनिंग कर लोगे ना तो आपकी तनख्वाह शुरू कर लूँगा। तो मैंने कोशिश की जल्दी से सीखने की, लाटो चलानी और वो बाकी जितनी चीज़ें थी उनके नाम वगैरह, क्योंकि इधर नाम भी मुश्किल थे तो मैंने नाम वगैरह सब याद किए। प्राइसेस उसने कहा था आप याद कर लो, कस्टमर जब भी आता है तो मैंने ना तकरीबन 14 घंटे काम करके तो मैंने सब कुछ 3-4 दिनों में सीख लिया। तो फिर भी मैंने उसको कहा था कि एटलीस्ट तू ना 1 वीक के जो है ना 1 वीक तक की ट्रेनिंग चला ले मुझसे। तो मैं 2 वीक काम किया था, तो पता नहीं मे भी उसको ये बुरा लगा हो कि मुझे जब फार्मेसी की जॉब मिली थी ना तो मैंने उसको बोल दिया था कि यार मैं 2 दिन के बाद ना मैनहट्टन शुरू कर रहा हूँ जॉब। तो उसने मुझे रिमेंबर 14 दिन मैंने काम किया था, उसने मुझे $1 भी तनख्वाह नहीं दी थी। लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा था। मैंने कहा कि चलो ये जॉब जो जिसका मुझे ड्रीम था ना जॉब का, कि मैंने थोड़ा सा ना उस तरह की जॉब करनी है कि जो जिसका मैंने ना फ्यूचर भी सोचा हुआ है। मतलब ये ग्रॉसरी स्टोर वाला मेरा फ्यूचर नहीं है, तो मैंने इसकी वजह से ना माइंड नहीं किया था। मैंने कहा चलो इट्स ओके, आई आस्क फॉर हिम, लेकिन उसने कहा कि मैं दूंगा तुझे दूंगा। जब उसने छोड़ी तो उसके बाद फिर मतलब मैं स्टोर पे भी गया था 1-2 बार ना, तो मुझे याद है वो पीछे बैठा होता था ऑफिस में। मैंने काउंटर वाले से पूछा कि यार वो सरदार साहब हैं, उसने कहा नहीं वो इधर नहीं है। तो चूंकि जॉब में इतनी छुट्टी नहीं होती थी तो फिर मैंने उधर ही छोड़ दिया। मैंने कहा इट्स ओके। तो आप जो 2 वीक बाद भी जाते थे वो इसी आसरे में जाते थे कि शायद ये मुझे 2 हफ्ते में से हाँ जी की तनख्वाह दे, लेकिन बस फिर लगता उसको भी यही इस बात को भी गुस्सा होना कि अभी इसने मुझे इतना अर्ली नहीं बताया कि क्यों छोड़ रहे हो। तो फिर आखिरकार जो है आप जो है ग्रोसरी स्टोर और फिर उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन की 1 दिन की दिहाड़ी, हाँ जी, और उसमें साथ ही बीमारी, और फिर आप फार्मेसी पर भी पहुंच ही गए। जी जी। अमेरिका में गुजारे हुए भाई 19 साल में कोई एक दिन जो बहुत ही बुरा हो, जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाई हो माली हालात से या हाँ किसी ऐसी वजह से, याद है? याद है, एक दिन मैं जॉब ढूंढने निकला हुआ था तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मेट्रो कार्ड था मेरे पास बस। तो ढूंढते ढूंढते मैं ना 2-3 बसें ऑलरेडी यूज़ कर लिया। मुझे इधर सिस्टम का नहीं पता था कि कार्ड आपका ट्रांसफ़र भी हो जाता है। तो मैं क्या करता था, कहीं भी गया कार्ड यूज़ किया तो 2-2 घंटे ढूंढनी जॉब। तो सारा दिन ढूंढ ढूंढ के तो कार्ड के अंदर पैसे नहीं थे, तो आई वाज लाइक तकरीबन 4-5 माइल दूर था मैं, तो इधर का सिस्टम का भी नहीं पता था। तो फिर उधर से मैं तकरीबन 2 घंटे लगे तो मैं पैदल चल के घर आया था। तो वो दिन अभी भी नहीं मुझे भूलता। जी जी। 2 घंटे पैदल चला? हाँ जी। गर्मियाँ थी सर्दियाँ थी?
ये अप्रैल का माह था, अप्रैल का माह। एक बुरा दिन गुजरा कि किराए के भी पैसे नहीं और 2-2.5 घंटे जो है वो आपको पैदल चलना पड़ गया। कोई अच्छा दिन भी आया ऐसा कि जिस पे आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई हो कि यार ये तो कमाल ही हो गया? हाँ, एक दिन मैं जब मनाटर में काम करता था ना, तो इतनी इंग्लिश नहीं आती थी ज़्यादा ना, तो रात को जब हम स्टोर बंद करने लगे ना, तो एक गोरे ने जल्दी से पूछा कि मुझे गिव मी $5 ला रहा हो। तो मैं समझा कि ये कह रहा है $10 की ला रहा हो। मैंने जल्दी से ना स्टोर बंद कर रहे थे, जल्दी से प्रिंट की $10 की लाटो। तो मुझे कहता है एरिनॉस फॉर $10। तो थोड़ा मुझे गुस्सा हुआ, तो मैंने उसको बोला सॉरी। तो कहता कि आई ओनली वांट $5। तो मैंने फिर उसको बोला कि चलो $5 की तो मैं ख़रीद लेता हूँ। तो मैंने ना वो ख़रीद $5 उधर रखे, तो $5 ख़रीद के मैंने ऊपर साइन करके ना उधर रख दी। तो सुबह जब मैं गया हूँ ना, तो ये मेन ऑफिस से उनके लाटो के से कॉल आई कि कंग्रेचुलेशन, आपके स्टोर से ना किसी का सेकंड प्राइज़ निकला है। तो मैं सोच के उधर अक्सर लोग टिप बड़ी देते थे। अब $100 भी कुछ जीता था ना, $10 ज़रूर देते थे। तो हर रोज़ कोई ना कोई $500, $300, $200। तो उस दिन मैं बड़ा खुश कि यार आज तो जो है ना कम से कम मुझे $200-300 टिप मिलेगी। तो मैंने ना उस नॉर्मली लंच ब्रेक होती थी 2 बजे, 3 बजे तक कोई भी ना आया। तो मुझे मैनेजर भी कहती लंच होने को लंच ब्रेक। तो उस वक्त 2 बज गए थे, तो नॉर्मली मुझे ना लंच ब्रेक मिलती थी 2 बजे। मैं 3 बजे तक वेट करता रहा हूँ। तो मैनेजर कहती डोंट यू वांट टू गो टू लंच ब्रेक। मैं उसको बता नहीं रहा कि मैंने कहा यार लंच ब्रेक पे आ गया ना, तो मेरा $300-400 ज़ाया हो जाना। जो टिप के पैसे उनको नहीं पता होता ना कि किससे लाटो ली, वो तो सिर्फ ना आगे देखते हैं जो खड़ा उसको दे जाते थे। 1-2 बार पहले भी हुआ था, जो काउंटर पे खड़ा होता था ना, वो कोई 400-500 जीता तो 20-15 उसके बन जाते थे। तो ना मुझे कहती लंच पे चले जाओ। तो मैं जल्दी से गया लंच पे। जब पिज़्ज़ा लिया जल्दी से ना, तो मैंने पिज़्ज़े का एक बाइट खाई है, तो मुझे ख्याल आया यार $5 की तो मैंने भी खेल लिए थे। तो मैं ना पिज़्ज़ा उधर ही छोड़ा, तो मैं जल्दी से वापस आ गया हूँ। तो अब मैंने ना जल्दी से आके ना काउंटर पे खड़ा हुआ, तो जो लड़की काउंटर पे दूसरी खड़ी थी वो पीछे चली गई। तो मैंने ना बिस्मिल्लाह करके अपनी वो टिकट चेक की ना, उसको मशीन में डाला ना, तो उसने बड़ा साउंड दिया मुझे। तो मैं उधर बहुत शॉक हो गया कि मतलब इतना $57,000 था जो आपका इनाम निकला। तो मैंने ना फिर शॉक हो गई, जल्दी से उन लोगों को भी नहीं बताया था कि मैंने कहा ये ना शोर मचाते। तो मैंने फ़ौरन चाचू को कॉल की। मैंने कहा चाची कहाँ हो, जिधर भी हो अभी आ जाओ। तो वो आए जल्दी से, तो मैंने उनको टिकट दी। तो वो बेचारे गए, जब 5 बजे बंद कर देते लाटो ऑफिस वाले। तो फिर नेक्स्ट डे वो गए थे, तो वॉज लाइक $32,786 का उन्होंने चेक दिया था टैक्स काट के। तो वो जो दिन था वो खुशी का दिन था। मेरे चाचू की बेटी हैं, तो उन्होंने मुझे बैठ के समझाया कि बेटा इससे अच्छा रिश्ता जो है ना हमें कहीं से नहीं। और माशाल्लाह बड़े अब्बू का बड़ा एहतराम था मेरे दिल में। तो मैंने कहा अब्बू आप जैसे कहें मैं वैसे करूँगा। तो शादी फिर मैंने अपने चाचू जो मुझे इधर लाए थे उनकी बेटी से शादी हुई। हाँ जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा हो गया था। हम पाकिस्तान गए थे, उधर जाके हमने अच्छा धूमधाम से की थी। अच्छी खुशहाल जिंदगी जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। ना ये इश्क विश्क तो चलते रहते हैं ज़िंदगी में। तो फिर ये शादी का फैसला किसने किया, आपने किया या घर वालों ने किया? इस शादी का फ़ैसला मेरे जो अब्बू अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब दे, उन्होंने ना मुझे बिठा के समझाया। मेरे जो चाचू की बेटी है ना, ये उनके बचपन में मैंने ही उनको पाला भी है और सब कुछ किया था जो इधर। करीम साहब, जैसे आपने अपना माजी के बारे में बताया, मजदूरी ये वो, जहाँ तक मैंने आपको देखा, जब से आपको जानता हूँ, यही देखा कि 4 फार्मेसियाँ हैं, उसके आप मालिक हैं। तो ये आप कैसे सफ़र तय किया, मजदूरियाँ, नौकरियाँ, ग्रोसरी स्टोर और 4 फार्मेसियों का मालिक, इस हवाले से कुछ बताएंगे? जी ये मैं मनाटर में काम करता था। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि चाचू का भी सान के मनाटर में काम किया है। मनाटर में काम करने का
एक मुझे बेनिफिट ये मिला है कि बहुत बड़े ड्रीम देखना उधर, लोग मतलब कपड़े इस तरह के पहनते थे, हाई क्लास के लोग। जहाँ पे मैं जॉब करता था ना तो उधर सारे वो अमीर इलाका था, तो हाँ जी, तो उधर ना बड़ा हर रोज़ दिल में ना ख्याल आता था कि यार कभी तो हम भी अपना काम शुरू करेंगे। तो जब मालिक मेरा पाकिस्तानी था तो उसको पता था मैं काफ़ी मेहनत करता था, तो उसको ना मजबूरन अपना स्टोर बेचना पड़ा, उसकी लीज़ ख़त्म हो रही थी। तो उसने बेचारे ने मुझे बताया कि मम बेटा ये बात है तो मैं बेच रहा हूँ इसको ना। तो मुझे कहता कि तुझे मेरे से क्या हेल्प चाहिए। मैं जब घर आया ना तो मुझे बड़ी टेंशन लगी, ये जॉब चली गई तो मतलब, और क्योंकि मेरा ड्रीम था मनाडल के अंदर ही काम करूँ, जब तक थोड़ा सा कुछ सीख नहीं ना सकता। तो मालिक अच्छा था, उसने डोनी रीड जिनको बेची थी ना उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये जो वर्कर बहुत अच्छा है, मेहनत करने वाला है, तो मैं इसको कंटिन्यूड रखना है। मतलब मैं नहीं, 2-3 और भी एम्प्लॉय था। उसने कहा था कि मैं फार्मेसी बेचूंगा अपने एम्प्लॉय के साथ, इस बेस पे कि आप लोग इनको हायर करोगे। तो उन्होंने कहा कि ये मेहनत करते तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो मालिक इतना अच्छा था कि मुझे देता था $11, तो उसने उनको थोड़ा चीट किया कि यार इसको मैं $15 देता हूँ। तो ये उसने एक अच्छा बेनिफिट दिया मुझे। तो उन्होंने जब हायर किया, मुझे $15 से हायर किया। तो ये जो दुख जॉब छोड़ने का ना, वो अल्लाह ताला ने ऐसा बाजू पकड़ा कि वो ख़त्म हो गया था। मतलब फील नहीं हुआ कि यार पहली जॉब चली गई। तो मनाटल में मैं काम शुरू किया $15 से। फिर एक लम्हा मुझे वो भी नहीं बोलता, एक गोरा आया था, तो फार्मेसी बंद थी उस वक़्त, फार्मासिस्ट थोड़ा लेट था। तो उसने मुझे प्रिस्क्रिप्शन लाया, तो उधर मुझसे पूछता है फार्मेसी कितने बजे खुलेगी। तो मैंने कहा आई डोंट नो व्हाट टाइम। तो मैंने क्या किया, उससे प्रिस्क्रिप्शन लेके ना, तो एक ब्लॉक दूसरी डोनी रीड थी, मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन लेके ना जल्दी से टाइप कर उधर से बना के ड्रीव ला के तो मैंने उसको दे दी। तो वो बड़ा शॉक हो गया। तो उसने मेरा नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों नाम पूछ रहा है। तो उसने ना मेन ऑफिस में कॉल की 2 घंटे बाद कि फ़लाँ एम्प्लॉय आपका ना बहुत हार्ड वर्किंग है। तो उसने अच्छे कमेंट्स दिए। तो मैंने जब नेक्स्ट पे चेक देखी ना, तो मेरी $17 हुई थी, $2 रेज हुए थे। तो $17 घंटा होगी उसके कॉम्प्लीमेंट्स, उस पर कॉम्प्लीमेंट्स पे। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता फार्मेसी, एक बार मैं अपना एम्प्लॉय मेरा था, उसके साथ मैं ऐसे ही बात कर रहा था, उसका नाम था सुकी। तो मैंने उसको बोला यार मेरा भी ड्रीम है एक दिन मैंने ना फार्मेसी खोलनी। तो वो ना ऐसे कहता मतलब उसने टस्क दिया ना कि ये मुँह मसूर की दाल। मतलब तो जो इंडियन फार्मासिस्ट था ना, उसको पता था कि मैं कितना मेहनती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि सुकी नथिंग रॉन्ग टू बी ड्रीम। उसने कहा कि ये न्यूयॉर्क ऐसा शहर है जहाँ पे कोई भी कुछ भी बन सकता मेहनत करने वाला। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया। वो विद इन 1 ईयर जब मैंने अपनी फार्मेसी खोली, जियो फार्मेसी ना, तो मैंने उस फार्मासिस्ट को कॉल की उसको। तो उसने फिर उस लड़के को बोला कि देख ये वही लड़का है, आज मैं उसके लिए ना जॉब पे जा रहा हूँ, मुझे तो उस दिन फार्मासिस्ट चाहिए था। तो मैंने उसको बोला कि यार मुझे सैटरडे के लिए फार्मासिस्ट चाहिए। तो उसने फिर वो लड़के को बोला कि देख 1 साल के अंदर उसने अपनी खोल ली। तो ड्रीम करना कोई बुरी बात नहीं। दूसरा, मैं तकरीबन 3 जॉबें एट द सेम टाइम करता रहा हूँ। आपको भी याद होगा ये जो हमदर्द फार्मेसी, इधर भी मैंने 2 दिन इधर करता था, 5 दिन मैं मनहाटन करता था, और 5 बजे मेरी जॉब ख़त्म होती थी। 40 मिनट लगते थे मुझे ट्रेन पे। तो इनकी एक दूसरी फार्मेसी है उधर चर्च एवेन्यू पे, एक्सप्रेस फार्मेसी। तो 5 दिन मैं उधर करता था 3-3 घंटे, मतलब 3 जॉबें एट ए टाइम करता। ये जो हमदर्द में काम करते इनको पता था कि ये मेहनत करने वाला लड़का है। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना मुझे कहा यार मुझे अपनी पेरोल दिखाओ, जितनी तुम तनख्वाह लेते हो ना उससे मैं $2 तुझे और दूंगा।
और ये है कि चलो तुम्हारे पैसे भी अच्छे बन जाएंगे। तो मैं इधर रहता भी ब्रुकलिन ही था, ब्राइटन बीच पे, तो मैंने सोचा कि ये ना काफ़ी क्लोज़ पड़ती है मुझे, तो मैंने वो मनाटन की जॉब छोड़ दी। तो फिर इधर 6 दिन इधर किया और 1 दिन छुट्टी करता था। वो भी ना जब छुट्टी करता था तो बड़ा अजीब सा लगता था कि यार क्या करूँ मतलब ड्रीम यही था कि फार्मेसी खोलनी। तो 6 दिन करता था, माशाल्लाह अच्छे पैसे बनते थे। फिर सेव करता रहूँ और कस्टमर से हेलो आए। इधर का मुझे ये फ़ायदा था कि कुने लैंड पे तो पाकिस्तानी ज़्यादा आते थे, देसी लोग ना माशाल्लाह, तो हेलो आए बन जानी लोगों से। इससे आपका कस्टमर बना, मतलब हेलो आए तो फिर लोगों ने अपने कुछ फ़ोन नंबर भी दिए कि चलो ना कभी हेलो आए करने के लिए, दोस्तियाँ। हाँ जी। तो उसके बाद फिर जब माशाल्लाह सबसे पहले फिर मैं जियो फार्मेसी खोली, फिर अपने दोस्तों को ओपनिंग पे बुलाया, तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। 4 फार्मेसियाँ हैं, ये चारों क्या देसियों के इलाके में हैं? नहीं, एक अरबियों के इलाके में है, बेरेज में ना। अच्छा। वो मैं एक दिन बड़ा शॉक हो गया। वो अरबी आया ना तो वो कहता है कि आई थॉट दिस इज़ अरबिक फार्मेसी। तो वो हालांकि बहुत मेहनत करके मैंने ना 6 माह मेहनत की उधर उसको चलाने के लिए, लेकिन उधर मुझे फ़ील हो गया कि ये ना जब तक कोई अरबी फार्मेसिस्ट नहीं ना रखूँगा ये नहीं चलेगी। उसका जब मैं सुना ना तो मुझे बड़ा अजीब फील हुआ। तो नेक्स्ट डे फिर मैंने ना अरबिक फार्मासिस्ट रखा वहाँ पे? अरबिक फार्मासिस्ट रखा। अब वो और उसको यही बोला सब कुछ अरबियों को भी बता तू ही है सब कुछ। मतलब ये है कि उधर जो है ना लोग इस तरह के, तो मैंने उसको बोला यार तू बता, मालिक भी तू, सब कुछ ही तो है। तो फार्मेसी अब चल रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी चल रही है और मतलब है कि मेन की तरह ही चल रही है, अच्छा जा रहा है। करीम साहब, आपका जो कारोबार है वो सेहत से मुताल्लिक है, से रिलेटेड है। कई लोग जो हैं आपके पास ऐसे भी आते होंगे जिनके पास प्रिस्क्रिप्शन होती होगी मगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती, दवाई नहीं खरीद सकते। क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि मैं लोगों की मदद भी करूं इस हवाले से? जी। बेसिकली जो हमारा पाकिस्तान में फील्ड था ना अब्बू का, वो भी मेडिकल फील्ड ही था। तो आई रिमेंबर कि मैं अपने अब्बू के साथ अक्सर जब वो क्लिनिक पे होते थे ना तो मैं उनके साथ बैठता था, तो मैं उनका देखता था कि क्या हिसाब किताब होता था। मतलब पेशेंट आता था ना तो पैसे नहीं भी हैं तो अब्बू जो है ना उनको ना नहीं करते थे किसी चीज़ से, और पर्ची के ऊपर लिख देते थे जो भी वो करते हैं ना, लेकिन अपने पास कभी रजिस्टर नहीं रखा होता था उन्होंने। तो उसी चीज़ को मुद्देनज़र रखते हुए जब मैंने बिज़नेस खोला ना तो अब्बू ने मुझे ये टिप्स दिए थे कि बेटा ये फील्ड ऐसा है कि इसमें गरीब अमीर का नहीं देखना, कभी कोई गरीब आए अमीर आए उसको जो है ना सेम तरह की सर्विस देना है। तो मुझे याद है मैंने जब काम शुरू किया तो सच्ची बात है मेरे पास जो कस्टमर आते थे ना तो पैसे नहीं भी होते थे तो मैं कभी दवाई उनसे वापस नहीं खींची। और अभी तक किसी कस्टमर ने हमें पैसे वो करने हैं हमने कभी रजिस्टर में नहीं लिखे, ना ही कभी बुक में लिखे। ये अल्लाह तवक्कल चल रहा है और अल्लाह ताला के करम है, उस चीज़ को फॉलो करके ये अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ जो भी चीज़ है नवाजा है। और हाँ, स्पेशली डॉक्टरों के पास मैं जब भी जाता हूँ उनको एक्सक्यूज़ ढूंढना होता है बिज़नेस के लिए कि कस्टमर भेजो, तो छोटी सी भी मैं बात कह देता था, डॉक्टर साहब किसी आपके पास जो पेशेंट आता है ना आपको तो पता होता है जिसके पास इंश्योरेंस नहीं होती, तो मैंने कहा किसी के पास इंश्योरेंस ना हो और आप समझते हैं कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकता तो मेरे पास भेज दिया करें, मैं ना मुफ्त में ही दे दिया करूँगा। और अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। और माशाल्लाह उसमें ये होता था कि एक आधा कभी वो कस्टमर भेजते हैं जिसमें वो जो कैश वाला होता है अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके बहाने काफ़ी नए पेशेंट भी भेजते हैं डॉक्टर। तो ये अल्लाह ताला ने बड़ा माशाल्लाह बड़ा सिस्टम, इसकी वजह से बड़ी कामयाबी हुई। बहुत अच्छे। जी। और पाकिस्तान में भी माशाल्लाह काफ़ी समाजी काम शुरू किए हैं। मैंने अब्बू की डेथ के बाद मुझे ना एक मौलवी ने कहा कि बेटा ये अपने बाप के सवाब के लिए जो नेक काम, अब तो बाप तुम्हारे इस दुनिया में नहीं है लेकिन आपने को उनके लिए कंटिन्यू कुछ चीज़ रखनी है, तो वो एक ही चीज़ है जो आप कोई ना
सामाजिक काम, जैसे ये कोई स्कूल बना दे, बच्चों का मदरसा बना दे, कोई वाटर हैंड पंप लगवा दें। तो मैंने अपने इलाके में 3-4 वाटर पंप्स लगवाए हैं। अभी एक स्कूल भी माशाल्लाह शुरू किया है जिसमें गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ेंगे, और बाकी जो है जो थोड़ा बहुत जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी फ़ीस और किताबें वगैरह हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, 2-3 साल पहले मैं अपने गांव गया था तो मैंने देखा कि हमारे गांव में लोग जो है ना काफ़ी और तो लड़कियों की तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं, उनको एजुकेशन देने की। तो हमारे मोहल्ले में भी एक स्कूल है, तो मैं खुद ही गया था उसके पास। मैंने कहा आपको कोई इश्यूज़ वगैरह हों, तो मुझे उसने बोला था कि ये बच्चियों के लिए ना कुर्सियाँ वगैरह। तो मैंने ना फिर उधर तकरीबन 10 बच्चों की फ़ीस मैं 3-4 साल तक देता रहा हूँ। हर मंथ उनकी जो भी फ़ीस होती थी, प्लस मैंने उनको 500 कुर्सियाँ लेके दी थी। और लास्ट ईयर मैं गया हूँ, मैं अपने यंग जनरेशन के लिए एक अच्छा टूर्नामेंट कराया क्रिकेट का, जिसमें मैं ऑलमोस्ट काफ़ी पैसा लगा के आऊँगी, चलो बच्चों को ना कोई इंटरटेनमेंट दिया जाए। तो उसके पास माशाल्लाह जो इलाके के लोग बड़े खुश हुए हैं। तो अभी मुझे तकरीबन कॉलें आती हैं पाकिस्तान से ना कि कब दोबारा टूर्नामेंट कब कराना। मैंने कहा अभी मैंने अपने वो कज़न है मेरा शहबाज, अकरम शहबाज ना, तो उसने मुझे सपोर्ट किया था, तो वो कह रहा था कि इस दफ़ा हम इंशाल्लाह इकट्ठे जाएंगे। करीम साहब, अब तो आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुके हैं, और कभी सियासत की तरफ जाने का सोचा आपने कि मैं सियासत में जाऊं, या कभी सियासत से कोई लगाव रहा या कोई ख्वाब रहा कि मैं भी सियासतदान बन जाऊं, अमेरिका की हो या पाकिस्तान की? बेसिकली खुद का तो नहीं है, लेकिन पीछे जो फैमिली है ना उनको इंशाल्लाह तैयार कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल देख रहा हूँ ना, वो बग़ैर जो है ना सियासी तल्लुकात के बग़ैर उधर रहना काफ़ी मुश्किल होता है। जो मैं सूरत हाल देख के आया हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह जो पीछे है ना उनको थोड़ा सा ना इस तरफ लाऊं इंशाल्लाह कुछ। और यहाँ पे जो आपके बच्चे हैं, यहाँ के लिए ये है कि जो पाकिस्तानी इधर है ना उनके लिए ये है कि इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान जाके सियासत करें, इधर अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ये है कि इधर की जो पॉलिटिक्स है उसमें इन्वॉल्व हों, ताकि जो उनके बच्चे अपने बच्चों के राइट्स वगैरह उनके लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए काम कर सकें। जहाँ रहें वहीं। जी हाँ जी, इधर की सियासत जो है ना, जो स्पेशली जिन्होंने इधर रहना उनके लिए यही मैसेज है कि प्लीज़ इधर की पॉलिटिक्स में हिस्सा लें। अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। यहाँ अगर कोई भी शख्स मेहनत, ईमानदारी और अपनी भरपूर सलाहियतों के साथ यहाँ तरक्की करना चाहे तो किसी भी तासुब, रंग व नस्ल की बुनियाद पर इसे रोका नहीं जा सकता। करीम इस अमरीकी माशरे की एक ज़िंदा मिसाल है। मुतवसत घराने से ताल्लुक़ रखने वाला करीम लाखों ख्वाब सजाए अमेरिका पहुंचा, जहां इसने इंतहाई ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी के नए सिरे से आगाज़ किया। इस दौरान इसे बहुत से दोस्त, हमदर्द भी मिले, कीना परवर भी। यहाँ के नशेब व फराज ने इसे एक कामयाब ज़िंदगी का ढंग सिखाया। कहते हैं सोना तेज़ अंगारों में पककर ही कुंदन बनता है। करीम एक अच्छा और कामयाब बिजनेसमैन ही नहीं, वो एक रहमदिल शख्स भी है। जब अपने कारोबार पर होता है तो मालिक और नौकर का फ़र्क ही नहीं दिखाई देता। इसके मुलाजमीन इससे बहुत खुश हैं। ये सब एक ख़ानदान की तरह काम करते हैं और ग्राहक की खिदमत को बेहतरीन सर्विस अपना अव्वलीन फ़र्ज समझते हैं। करीम की कामयाबी का एक राज उसका एक अच्छा इंसान होना भी है। वो एक फर्माबरदार बेटा, काबिल फ़ख्र भाई, मोहब्बत करने वाला शौहर और इंतहाई शफीक बाप भी है। हमने करीम से मुलाकात के दौरान उनके अहले खाना से भी मुलाकात की और उनसे पूछा कि वो करीम को किस अंदाज में देखते हैं। मैं करीम भाई का छोटा भाई हूँ, मेरा नाम अब्दुल हमीद है और मैं ख़ुद को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं इनका छोटा भाई हूँ। और ये हमारी कम्युनिटी के नहीं बल्कि सराउंडिंग के भी रिस्पेक्टेड फिगर हैं और मैं ख़ुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। मेरा नाम नाजिया है और मैं मोहम्मद की वाइफ़ हूँ और मैं बहुत लकी समझती हूँ कि मैं उनकी वाइफ़ हूँ। ही इज़ वेरी जेनरस एंड ही इज़ वेरी केयरिंग एंड ही इज़ वेरी हेल्पफुल। ही इज़ वेरी लाइक हार्ड वर्कर।
झगड़ा तो होता रहता है, लेकिन इट्स लाइक कभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ. इट्स वेरी लाइक रेयर. वी हैव हार्ड टाइम टू मेरा नाम शाज़िया है और मैं करीम की कज़न भी हूँ और सिस्टर इन लॉ भी हूँ. उसके लिए यही कहना चाहूँगी, ये भी बहुत कम होगा कि जैसे एक माँ अपने बेटे के लिए दुआ मांगती है कि मेरा बेटा अच्छा इंसान हो, मुसलमान हो और वो लाइफ में सक्सेसफुल हो, वो बिल्कुल वैसा है जो एक माँ चाहती है उसका फर्मा बरदार हो. और नॉट ओनली वो बिज़नेस में सक्सेसफुल है, आई थिंक वो रिश्तों में भी उतना ही सक्सेसफुल है. एक बहुत अच्छा बेटा, एक बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा हस्बैंड और बहुत अच्छा फादर, और बॉस भी बहुत अच्छा है. और जो उसमें एक क्वालिटी है कि इतनी यंग एज में सक्सेसफुल होना और इतनी यंग एज में उस सक्सेस को बरकरार रखना जो बहुत मुश्किल काम है, वो इस यंग एज में है. सो हमारी फैमिली के लिए वो एक बहुत ही दरख्त की तरह है जिसकी छाँव में हम सब हैं. उसने फैमिली के लिए बहुत किया और हमें उस पर बहुत प्राउड है और हम सब थैंक्सफुल हैं जो उसने हमारे सब फैमिली के लिए किया. नॉट ओनली फैमिली, दूसरे लोगों के लिए भी. जब वो गुस्सा होते हैं तो वो बोलते नहीं है, लाइक पता नहीं चलता इनको क्या है, तो ये उनकी लाइक है. ही इज़ वेरी जेनरस एंड वेरी केयरिंग एंड लविंग. खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? भिंडी एंड लैम चॉप्स. किस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत है? टेबल पे देखते हैं तो गुस्सा हो जाता है. अभी तक तो नहीं. कोई ऐसी खाना, कोई ऐसी डिश जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं? एग. ही डजंट लाइक एग. ड्रेस कौन सा पसंद है? अपनी मर्जी का लेते हैं या आपकी पसंद से कपड़े पहनते हैं? कभी कभार ले लेते हैं, लाइक मोस्टली लाइक चीज़ों लाइक उनको अपनी पसंद का अच्छा. सबसे खूबसूरत तोहफा क्या था आपके लिए जो आपको आज तक याद हो और आपकी विश हो कि काश वैसा तोहफा दोबारा भी मिले? डायमंड रिंग. बच्चों के साथ इनका रवैया कैसा है? ही इज़ केयरिंग, ही इज़ वेरी केयरिंग. कि कुछ भी उनको गलत हो जाए तो बहुत उनको हर्ट होता है, कैसे क्यों हुआ. आप अमेरिका में पली बढ़ी, यहाँ पैदा हुई और मतलब यहीं पली बढ़ी, यहाँ का माहौल आपने देखा, कभी सास की डांट पड़ी? नहीं, ऐसे नहीं. शी इज़ जस्ट लाइक माई मदर, सो ऐसे कभी भी नहीं हुआ. अगर हो भी तो आई डोंट फील लाइक. कभी करीम साहब की डांट पड़ी हो किसी बात में? या वी डू फाइट, बट इतना नहीं कि कुछ हो, लाइक हो जाती है. नॉट. आपको पैंट में अच्छे लगते हैं शलवार कमीज में? पैंट कोट. आप क्या चाहेंगी कि आपके माशाल्लाह बच्चे भी हैं, सब कुछ है, तो आपकी बच्चियां भी हैं, क्या चाहेंगी कि उनके भी ज़िंदगी में ऐसा ही जीवन साथी हो करीम जैसा ही, और इसी किस्म का फ्यूचर में उनका फ्यूचर भी ऐसा ही सोचती हैं या आपको डिफरेंट सोचती हैं अपने बच्चों के लिए? नहीं, ऐसे ही होना चाहिए अपनी फैमिली के लिए. जब भी वो मुश्किल हालात होते हैं तो सारे सब के लिए यही करते हैं. तो आई थिंक मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मेरी बेटियों के हस्बैंड ऐसे ही हों जो अपनी फैमिली के लिए करें और मतलब इस बिल्कुल ऐसे ही हों. आप क्या समझती हैं करीम साहब की सक्सेस में आपका कितना किरदार है? नहीं, when I married him he was already like he was आपने सक्सेसफुल आदमी से कहा, Yeah. ये मजदूर से नहीं? no, he was successful, but जब when I want to marry him तब वो ऐसे नहीं थे. So it's like करीम का पूरा ख़ानदान ही मेहमान नवाजी के जज्बे से सरशार नज़र आया. हमारी बेहतरीन खानों से तवाज़े की गई और सब ने एक ही साथ बैठकर दोपहर का खाना खाया. करीम का कहना था कि ये सिर्फ आज ऐसा नहीं हो रहा, हम सुबह का नाश्ता और रात का खाना हर रोज़ ऐसे ही एक टेबल पर साथ खाते हैं. करीम उन लाखों अमरीकियों में से एक हैं जो आबाई मुल्क से अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए अमरीका आए. मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ जद्दोजहद की और बिल आखिर कामयाबी ने इनके कदम चूम ही लिए.